नमस्कार। मैं आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं जो पिछले एक हफ्ते से दक्षिण भारत के तमाम मीडिया हाउसेस चिल्ला रहे थे। जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो हमारा सो कॉल्ड नेशनल मीडिया है, उसके पास इस खबर को दिखलाने के लिए समय नहीं रहा। एक ऐसा मीडिया जो खुद को पूरे भारत की आवाज बतलाता है, उसके पास ऐसे खबर के लिए समय नहीं बचा। अमेरिका के जॉर्ज फ्लूइड की खबर पल पल आप तक पहुंचती रही। भारत के एक अभिन्न हिस्से से निकली एक और खबर आप तक नहीं पहुंचाई गई। यह दास्तान है एक अभागा बाप 59 साल के जयराम, बेटा बेनिक्स जिसकी उम्र सिर्फ 31 साल थी, 3 बहनें और इकलौता भाई, जिनको पुलिस की दरिंदगी ने मार डाला। इनका गुनाह यह है कि लॉकडाउन के बावजूद समय सीमा से कुछ 10-15 मिनट ज्यादा इन लोगों ने अपनी दुकान खोले रखी। इनका गुनाह यह है कि वहां का जो सब इंस्पेक्टर था उसको फ्री में मोबाइल देने से इन लोगों ने मना कर दिया। यह इनका गुनाह था और इस वजह से इन दोनों को बर्बर तरीके से मार डाला गया। सिलसिलेवार तरीके से आप समझिए कि ये मौतें हुई कैसे। बेनिक्स जिसकी उम्र 31 साल है, एक मोबाइल की दुकान चलाता था। उसकी दुकान पे कुछ पुलिस अधिकारी पहुंचते हैं और एक मोबाइल फोन की डिमांड करते हैं। बेनिक्स उनको मोबाइल फोन देने से मना कर देता है और उस रंजिश को पाले बैठते हैं ये कुछ पुलिस अधिकारी। घटना 18 जून की है। बेनिक्स की दुकान जो 15 मिनट देरी तक खुली रहती है, ये पुलिस अधिकारी वहां पहुंच जाते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, उनको धमकाते हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं। जून 19 तारीख की शाम जब बेनिक्स के पिता जयराम दुकान पर अकेले थे, यही पुलिस अधिकारी जो पिछले दिन उनके साथ झगड़ा करके गए थे, दोबारा वहां पहुंचते हैं, उनकी गिरेबान पकड़ के घसीटते हुए, मारते पीटते हुए सांतानकुलम पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। इस घटना के फौरन बाद बेनिक्स का दोस्त जो ये तमाम चीजें देख रहा था, फौरन भागता है बेनिक्स के पास और बतलाता है कि इस तरह से तुम्हारे पिता को मारा गया और पुलिस स्टेशन लेके जाया गया है, जल्दी चलो। बेनिक्स अपने कुछ और दोस्तों के साथ पुलिस थाने पहुंचता है और बेनिक्स को पुलिस थाने के अंदर जाने नहीं दिया जाता है। बेनिक्स और उसके कुछ दोस्त पुलिस थाने के बाहर ही खड़े रहे और जब उन्होंने अंदर झांक कर देखा, बेनिक्स के पिता जयराम को पुलिस बुरी तरह से मार रही थी। ये तीनों ही लोग जबरन पुलिस थाने के अंदर घुसे और सवाल पूछा कि एक बुजुर्ग इंसान जो पहले से ही बीमार है उसको क्यों मार रहे हैं। हम माफ़ी मांगते हैं अगर कुछ गलती हमसे हो गई हो, हम दुकान दोबारा समय सीमा के बाद नहीं खोलेंगे, आप माफ़ कर दीजिए। आपको जो मोबाइल फ़ोन चाहिए था हम वो भी दे देंगे, कृपया मेरे पिता को छोड़ दीजिए। पुलिस ने बेनिक्स को धर दबोचा और बाकी जो उसके दोस्त थे उनकी गिरेबान पकड़कर धक्का देकर पुलिस थाने से बाहर फेंक दिया। पुलिस थाने का जो दरवाजा था उसमें कुंडी भी लगा दी। ये जो वो दोस्त हैं जिनको पुलिस थाने से बाहर फेंका गया, ये वो चश्मदीद हैं, ये वो गवाह हैं जिन्होंने तमाम चीजें होते हुए वहां पर देखी। शाम के 7:30 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक पुलिस थाने से सिर्फ चीखें ही सुनाई दी। सिर्फ यही आवाज आई कि हमें मत मारो, हमें बचा लो। बेनिक्स के दोस्तों से और कुछ नहीं किया गया, वो सिर्फ वहां पर ये तमाम चीजें होते हुए सुनते रहे। वो कोशिश करते रहे कि किसी तरह इन दोनों को बाहर निकाल लिया जाए, वो कोशिश करते रहे इन दोनों को किसी तरह बचा लिया जाए। रात के 10 बजे आवाज थमती है। आवाज थमने के बाद ये जो दोस्त हैं ये कोशिश करते हैं ये जानने के लिए कि आखिर पुलिस थाने के अंदर हो क्या रहा है। रात के 11 बजे एक बार फिर सन्नाटे को चीरती हुई इन्हीं बाप बेटे की आवाज फिर गूंज उठी, इस बार पहले से कहीं गुना ज्यादा। बेनिक्स के दोनों दोस्तों ने छुपकर खिड़की के जरिए अंदर क्या हो रहा है देखा। उस दर्दगी को बयान करते हुए जो रवि है उसने बताया कि दोनों ही लोग नग्न हालत पे पड़े हुए थे और 4-5 पुलिस वाले लाठियों से उनको बड़ी बुरी तरह मार रहे थे।
कुछ और पुलिस वाले जिन्होंने ये देखा कि ये दो लोग खिड़की के जरिए देख रहे हैं, फौरन उनको पकड़ा और जो पुलिस का कंपाउंड है उस थाने के कंपाउंड से भी इनको बाहर भेज दिया गया। जो आसपास के लोग हैं वो ये कहते रहे, देर रात तक इन दोनों की आवाज, इनकी चीखें हम सुनते रहे। अगले दिन की सुबह 6:30 दोनों ही बाप बेटे लड़खड़ाते हुए पुलिस थाने से बाहर निकल के आते हैं। एक पुलिस वाला भी साथ आता है और यह कहता है, आप अपनी गाड़ी ले आएं, उसी में हम इनको अस्पताल लेके जाएंगे, चेकअप करवाना है। इनके पूरे कपड़े खून से लथपथ थे। दोस्तों ने फौरन इनको एक लुंगी पकड़ाई, तब जाके इनको समझ में आया जो इनका पीछे का हिस्सा है, जिसको मूलाधार भी कहते हैं, वहां से खून रिस रहा है, रुक नहीं रहा है। इनके साथ सेक्सुअल टॉर्चर तक किया गया, डंडा अंदर घुसाया गया, खून नहीं रुक रहा था। फौरन इन लोगों ने गाड़ी अरेंज करी, अस्पताल पहुंचाया गया। सुबह के 7 बजे ये लोग एक सरकारी अस्पताल पहुंचते हैं। उस सरकारी अस्पताल के जो ड्यूटी डॉक्टर हैं उनको पुलिस वाले धमकाते हैं, ये कहते हैं कि इनका फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया जाए। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इंतजार कर रहे हैं, सुबह के 10 बजे से पहले उनके घर हमें इनको पहुंचाना है। वहां का जो ड्यूटी डॉक्टर हैं उन्होंने इनकी जांच करने के बाद ये कहा कि इनकी हालत बेहद नाजुक है, इनका जो खून है वो नहीं रुक रहा है, इनको हम फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं। रवि, मणिमारन और राजकुमार जो चश्मदीद हैं, जो इनके साथ रहे, उनका यह कहना है सुबह के 7 बजे से लेकर 12 बजे तक 7 लुंगियां बदली हैं बिनिक्स ने, इतना खून बह रहा था। समय 7:05। वहां के ड्यूटी डॉक्टर ने जब इनका ब्लड प्रेशर की जांच करी तो पिता का ब्लड प्रेशर निकला 192 और बेटे का निकला 184। हालत बेहद नाजुक बनी रही। सुबह के 7:05 से लेकर 11:15 तक 3 दफा इनकी ब्लड प्रेशर की जांच करी गई, इनका ब्लड प्रेशर नहीं उतर रहा था। इस दौरान पुलिस वालों ने दबाव बनाए रखा वहां के ड्यूटी डॉक्टरों के ऊपर कि इनको फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया जाए। जो इनके साथ परिजन थे, जो इनके दोस्त थे, वो गुजारिश करते रहे पुलिस वालों के पास कि कृपया करके इनका इलाज शुरू कर दिया जाए, इनका खून नहीं रुक रहा है। पुलिस वालों ने यह कहा कि इनका खून खुद ब खुद रुक जाएगा, इतना बड़ा जख्म नहीं है। पुलिस के दबाव में डॉक्टरों ने फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया। फिटनेस सर्टिफिकेट के मिलते साथ पुलिस वाले इनकी निजी गाड़ी में इनको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास ले जाते हैं। रास्ते में इनको धमकाया जाता है कि अगर तुमने अपनी जुबान खोली तो तुम्हें हम जान से मार देंगे। पूरी रात जो इनके साथ घटा उससे ये इतने घबराए हुए थे कि इनकी जुबान नहीं खुली। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के यहां जब ये लोग पहुंचे, तकरीबन 50 मीटर की दूरी में ही कुछ 5 पुलिस वालों ने बिनिक्स को चारों तरफ से घेर लिया। बिनिक्स की हालत नहीं देखी उस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने, सीधे इनको रिमांड का ऑर्डर दे दिया गया। जो एफआईआर दर्ज करी गई उसमें क्या सच्चाई है, इनके ऊपर क्या दफाएं लगाई गई, वो भी उस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने नहीं देखा। रिमांड ऑर्डर हाथ लगते साथ पुलिस वाले फौरन देरी ना करते हुए इन दोनों को कोविलपट्टी सब जेल लेके जाते हैं, जो कि 103 किलोमीटर दूर है। गौर करने की बात यह है कि सातानकुलम में ही एक और सब जेल मौजूद है। सातानकुलम में ही एक सब जेल के होने के बावजूद भी क्यों इनको 103 किलोमीटर दूर के कोविलपट्टी सब जेल लेके जाया गया? आखिर कोविलपट्टी सब जेल के और सातानकुलम के अधिकारियों के बीच में क्या साठगांठ है? जो वहां के आला अधिकारी हैं वो सवाल नहीं पूछते हैं कि आखिर इनके जो शरीर है इसमें इतने जख्म कैसे लगे, इनका खून क्यों नहीं रुक रहा है। कानून ये बताता है किसी भी व्यक्ति को जेल के अंदर बंद करने से पहले उसकी सही तरह से जांच करी जानी चाहिए। अगर उसके शरीर में एक छोटा सा भी जख्म है उसको वहां पर रिकॉर्ड करना चाहिए। पुलिस के कहने के अनुसार उसी दिन रात बिनिक्स के छाती में दर्द उठता है और ये लोग फौरन वहां के सरकारी अस्पताल में इनको लेके जाते हैं। उसी दिन रात 11 बजे बिनिक्स अपना दम तोड़ देता है। अगले दिन 21 जून समय 9 बजे पिता जयराम भी अपना दम तोड़ देते हैं। जब इन दोनों लोगों को कोविलपट्टी के सब जेल लेके जाया जा रहा था तब बिनिक्स ने अपने दोस्तों से कुछ बातें कही।
मेरा पूरा शरीर टूट चुका है, बहुत दर्द हो रहा है। शारीरिक रूप से मैं अधमरा हो चुका हूँ, मानसिक रूप से मैं मर चुका हूँ। मेरी इस हालत के बारे में मेरी माँ को कुछ भी मत बताना, मेरी माँ का ख्याल रखना, मैं शायद वापस नहीं आऊँगा। बेनिक्स। इन दोनों की मौत के बाद जब बेनिक्स की बहन मॉर्चरी में पहुंचती हैं, इनके शरीर को देखकर बाहर निकलती हैं, तो उनका ये बयान आता है, ना आगे कुछ बचा है, ना इनके शरीर के पीछे कुछ बचा है। इनका पूरा शरीर छिदा हुआ है, फटा हुआ है। इनके शरीर को कोई भी नहीं देख सकता है। बेनिक्स की मां और जयराम की पत्नी एक कंप्लेंट लिखती हैं, ये कहते हुए कि इनके खिलाफ मर्डर के चार्जेस लगाए जाएं, इनको डिसमिस किया जाए और एक एफआईआर फौरन दर्ज करी जाए। आज 27 जून हो चली है, आज तक इन पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज करी गई। इस कंप्लेंट के बाद पुलिस हरकत में आई। जब कुछ एक मीडिया हाउसेस में ये बात बाहर निकली, पुलिस हरकत में आई। इन दरिंदों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए नहीं, बल्कि इस मामले को दबाने के लिए 4 लोगों को सस्पेंड किया गया। सब इंस्पेक्टर बालकृष्णन, सब इंस्पेक्टर रघु गणेश, कांस्टेबल मुरुगन और मुत्तुराज। इसके अलावा जितने भी लोग उस पुलिस थाने में उस दिन मौजूद थे, उन सभी का तबादला कर दिया गया। जो इंस्पेक्टर था जिसने दबाव बनाया उस डॉक्टर के ऊपर फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए, जो इंस्पेक्टर था जिसने इस तमाम चीजों को वहां पर होने दिया, श्रीधर, उसको होल्ड पर रखा गया है। डिसमिसल नहीं हुआ है, सस्पेंशन नहीं हुआ है। क्या आपको लगता है इन लोगों को सस्पेंड करना ही काफी है? क्या आपको लगता है इन लोगों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए? इस पूरे मसले में 4 पार्टियां शामिल हुईं और इन चारों ही पार्टियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। पहली पार्टी सातानकुलम पुलिस स्टेशन के वो पुलिस वाले जिन्होंने इतनी बर्बर तरीके से इनको मारा, और वो बचे हुए पुलिस वाले जो इनको देखते रहे पिटते हुए, वो लोग जिन्होंने इन पुलिस वालों को नहीं रोका बल्कि इनका साथ दिया। दूसरी पार्टी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जिन्होंने ये तक नहीं देखा कि इनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करी है पुलिस वालों ने, उसमें क्या लिखा है। मैं आपको बताता हूं उस एफआईआर में इन लोगों ने आखिर लिखा क्या था। सेक्शन 188 जो ये कहता है कि सरकारी अधिकारी की बात ना मानना और उनके काम में बाधा डालना। सेक्शन 383 एक्सटॉर्शन, यानी धमकाकर पैसे वसूल करना। पुलिस वालों का यह कहना है कि ये दोनों बाप बेटे इनसे जबरन पैसों की डिमांड कर रहे थे, पैसे मांग रहे थे। क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं? इसके बाद एक बहुत ही गंभीर सेक्शन 506/2, यानी पुलिस वालों को जान से मारने की धमकी देना। पुलिस वालों का यह कहना है कि बाप बेटे ने इन पुलिस वालों को ही जान से मारने की धमकी दी। ये धाराएं इन लोगों पर लगाई गई हैं और इन तमाम धाराओं को अनदेखा किया मैजिस्ट्रेट ने। अगला नंबर आता है कोविलपट्टी सब जेल के वो अधिकारी। आखिर क्यों इन लोगों की जांच नहीं करी? क्यों इनके शरीर में लगे उन जख्मों के बारे में उनसे नहीं पूछा? आखिर किस तरह से इतने जख्मों के होने के बावजूद इनको अस्पताल नहीं पहुंचाया गया? अगला नंबर है वो डॉक्टर जिसने इन लोगों की इतनी नाजुक हालत के बावजूद फिटनेस सर्टिफिकेट दे डाला। द हिंदू में आई एक रिपोर्ट बताती है कि 2019 में ही तकरीबन 1731 लोगों की मौत हुई है जुडिशियल कस्टडी में ही, यानी तकरीबन 5 लोगों की मौत हर रोज होती है हिंदुस्तान में। और ये हमारा हिंदुस्तान है, यही हमारा हिंदुस्तान का कानून है। अंत में मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए भी कुछ सवाल। आखिर कब तक आप ये हिंदू मुस्लिम के चर्चे चलाते रहेंगे? आखिर कब तक ये केंद्र की सरकार के गुणगान गाते रहेंगे? आखिर कब तक आप इन जैसे मुद्दों को नहीं उठाएंगे? अमेरिका के जॉर्ज फ्लूइड के मुद्दे को जिस तरह से आपने तवज्जो दी, तरजीह दी, इस मुद्दे के बारे में आप क्यों गूंगे बहरे बने रहे? 19 तारीख से जो ये घटना घट रही है, आज 27 तारीख हो चली है, क्यों किसी भी एक नेशनल मीडिया ने इस बारे में नहीं बात करी?
क्योंकि यह उत्तर भारत का मसला नहीं है, शायद यह दक्षिण भारत के किसी एक गांव के साधारण से व्यापारी का मसला है जिससे आपको टीआरपी नहीं मिलेगी। क्या इस वजह से आप चुप हैं? क्या इस वजह से आप चुप हैं कि किसी दक्षिण भारत की खबर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या आप खुद को मेन स्ट्रीम मीडिया, नेशनल मीडिया कहलाने के हकदार हैं? क्या आप दुनिया को, देश को ये झूठ नहीं बोल रहे हैं कि आप भारत देश के मेन स्ट्रीम मीडिया हैं? नमस्कार।